हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बीपीएससी विहार। इस वीडियो के अंदर हम अगस्त 2024 में कंडक्ट हुए ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जामिनेशन में आए जनरल साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे सवाल बीपीएससी सीसीई कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है ना, उसी के पैटर्न पर पूछे गए हैं। इस वीडियो को देखते समय आप साइंस के इंपॉर्टेंट थीम्स और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिएगा, और जब आप अपनी पढ़ाई करेंगे जनरल साइंस की तो उस वक्त उन थीम्स को याद रखिएगा, उसी के लाइंस पर तैयारी करिएगा। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम में ना जनरल नॉलेज का एक पेपर था जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे। उन 100 में से 32 क्वेश्चंस जनरल साइंस के थे। एक बार उसका सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं। 32 सवाल थे, जिसमें से फिजिक्स का 10 क्वेश्चन था, ठीक है, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस, बायोलॉजी से 11 क्वेश्चन और एनवायरनमेंट से 1 क्वेश्चन। तो टोटल इस तरह से आपके 32 सवाल हो गए सिर्फ जनरल साइंस से। थोड़ा सा बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा है, अदरवाइज ये थोड़ा इक्वल ही रहता है प्रपोर्शन। हमारे चैनल पर आपको ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। करंट अफेयर्स और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। मैं उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन्हें ज़रूर देखें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखते वक्त आप इसको एक साइंस के प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पर लें। आप इनके आंसर्स खुद से लिखें पॉज करके वीडियो को मेरे आंसर बताने के पहले, और वीडियो के अंत में आप उसका टोटल स्कोर देख लें, आपके 32 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं। और प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में डालिए, इससे आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा और वीडियोस देखने में और सीखने में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पीवीसी इज़ अ पॉलीमर ऑफ, पहला क्वेश्चन पढ़ रही हूँ मैं, और ऑप्शंस हैं ए स्टाइरीन, बी विनाइल क्लोराइड, सी कार्बोनेट, डी प्रोपेन। और दाईं तरफ हिंदी में भी सारे प्रश्नों के मैंने यहाँ पर प्रश्नों को लिखा हुआ है। पहला है पीवीसी किसका पॉलीमर है। ऑप्शंस हैं स्टाइरीन, विनाइल क्लोराइड, कार्बोनेट एंड प्रोपेन। और ये काफ़ी आसान सा सवाल, ठीक है, ये विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर है, क्योंकि पीवीसी का पूरा नाम ही होता है पॉली विनाइल क्लोराइड। तो आप जब पॉलीमर्स पढ़ें ध्यान रखिएगा, पॉलीमर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। थोड़ा सा इनके अंदर डिटेल्स देख लीजिएगा, प्रिंसिपल्स जिस पे काम करता है, इनके बेसिक्स थोड़े से, इन सब पे भी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। तो जब आप पॉलीमर पढ़ेंगे, थर्मोसेटिक पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, डिटेल्स में देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो में आगे आपको समझाने वाली हूँ, ऑल्दो फिर भी यहाँ पे देखिए, स्टाइरीन जो है इसके पॉलीमर को पॉलीस्टाइरीन कहते हैं, वेरी इजी टू नेम। पॉलीकार्बोनेट्स एंड पॉलीप्रोपेन, इनके पॉलीमर्स के नाम के आगे बस पॉली लगा देना है। वैसे ही विनाइल क्लोराइड का जो पॉलीमर होता है उसको पॉली विनाइल क्लोराइड कहते हैं। पीवीसी का इस्तेमाल होता है पाइप्स वगैरह बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में, विंडो फ्रेम्स वगैरह में। पॉलीस्टाइरीन जो आप थर्मोकोल की प्लेटें जिन्हें कहते हैं ना, डिस्पोजेबल प्लेट्स, वो मोस्टली पॉलीस्टाइरीन की बनी होती हैं, पैकेजिंग मटेरियल वगैरह में इस्तेमाल होता है उसका। पॉलीकार्बोनेट्स जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल विंडो की ग्लेजिंग, ऐसी चीज़ें जहाँ से पारदर्शिता की ज़रूरत हो और साथ के साथ स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत हो, ठीक है, उस जगह पे पॉलीकार्बोनेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर पॉलीप्रोपेन जो है इसका बॉटल, जार वगैरह, कंटेनर्स और फूड पैकेजिंग मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ज़्यादा नहीं, बस आपको इनकी थोड़ी थोड़ी यूटिलिटी पता होनी चाहिए और ये किसके पॉलीमर हैं ये पता होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है स्टेटमेंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड, एबिलिटी टू लिफ्ट थिंग्स विद द मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरा स्टेटमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑप्शंस हैं, ए है आपका 1 and 2, बी है 2 and 3, सी 1, 2 and 3 एंड डी 1, 3। और हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है। दूसरा कथन है कि चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है। तो ये देखते ही समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि ये ऑप्शन के साथ प्रॉब्लम है ना, मैग्नेट वाला। हम बचपन से मैग्नेट्स के साथ खेलते आए हैं, आपने भी खेला होगा अपने टॉय में से निकाल करके। आप मैग्नेट को दूर पे रखिए और कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर आयरन है या दूसरा मैग्नेट है, तो दूर से आके चिपक जाता है, कांटेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैग्नेट से चीज़ों की सफाई की जाती है, कई बार चीज़ों को लिफ्ट किया जाता है, दूर से ही मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक फोर्स से चीज़ों को पुल कर लेता है, देयर इज़ नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो दो गलत होते ही आपको पता है कि तीनों स्टेटमेंट्स गलत हैं एंड 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। तो जहाँ पर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात आई है तो देख लेते हैं, 1 सेकेंड। फोर्स आप दो तरह के बांट सकते हैं फोर्स को, ठीक है।
एक हो गया कॉन्टैक्ट और एक नॉन कॉन्टैक्ट। तो आपका जो ग्रेविटी है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट में आएंगे। क्यों? क्योंकि इन फोर्सेस को लगाने के लिए, इन फोर्सेस को अप्लाई होने के लिए जिस भी ऑब्जेक्ट पे ये फोर्सेस लग रहे हैं उनके साथ इनको कॉन्टैक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आप ऊपर से ड्रॉप करते हैं फिर भी वो धरती पर जाकर गिरती है ग्रेविटी की वजह से। तो जब वो गिर रही है, हवा में है, तब तो वो अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है। सो दिस वे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। स्टेटमेंट 3 सही हो जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहाँ पे दो चार्जेस, दो तरह के ऑपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं जब दो चीज़ों में, तब उनके बीच में एक तरह का अट्रैक्शन एक्सपीरियंस होता है, वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अगेन एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आपने देखा होगा ना, ब्लैंकेट वाला एग्जांपल देते हैं, जब आप ब्लैंकेट को बीट करो या पेपर को रब करने के बाद या हेयर और पेपर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होती है। तो ये मोस्टली ऑपोजिटली चार्ज होने की वजह से, उनके पार्टिकल्स को ऑपोजिटली चार्ज होने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स डेवलप होती है। और वो जब आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को जिनके बीच में ऑपोजिट चार्ज है उनको रखेंगे आसपास, तो दूर से ही एक दूसरी तरफ अट्रैक्ट होंगी, उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों ही आप एग्जांपल्स लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। वेयरएज कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपका फ्रिक्शन आ गया। आप चलते हैं तो क्या करते हैं, आप पीछे की तरफ फ्लोर को पुश करते हैं, आपके पैरों में फ्रिक्शन फील होता है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। साथ में मस्कुलर फोर्स, जिससे आप चीज़ों को उठा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, ये हो गया आपका अगेन कॉन्टैक्ट फोर्स। जहां आपको बल लगाने के लिए, जिस ऑब्जेक्ट पे बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आना, उसको टच करना है, तभी चीज़ मूव करेगी या स्टेट या फिर रेस्ट पे आएगी मूव करती हुई चीज़, तो वो आपका हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय, ऑप्शंस हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। हिंदी में पढ़ देती हूँ क्वेश्चंस को कि किसी चलती बस से एकाएक रुक जाने पर उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा में झुक जाता है। यह निम्न में से न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन का तृतीय नियम, दूसरा नियम, संवेग के संरक्षण का सिद्धांत एंड न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, ये चारों हो गए आपके ऑप्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है ये इनर्शिया की बात कर रहा है। आपको पता होगा, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इनर्शिया है कि जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो मूव कर रहा है, मोशन में है, तो उसकी टेंडेंसी होती है कि उसके ऊपर अगर अचानक से स्टॉप होने के लिए कोई फोर्स लगा दिया, उसको रोकना है, रोकने के फोर्स को अप्लाई होने के बाद भी दैट ऑब्जेक्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो चाहता है कि वो मूव ही करता रहे, तो इसकी वजह से वो आगे की तरफ बेंड कर जाता है। और अगर वो दाहिनी तरफ मुड़ रहा है और अचानक से लेफ्ट की तरफ मुड़ने के लिए फोर्स लगा दिया गया, तो थोड़े से सेकंड्स के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वापस दाहिने ही मुड़े रहेगा। तो ये जो टेंडेंसी है टू रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट, वेदर द स्टेट इज ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, इसको इनर्शिया कहते हैं। तो ये इनर्शिया जो है, ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को भी इनर्शिया कहा जाता है। ठीक है, तो न्यूटन के पहले लॉ का सिद्धांत है। आप लिख सकते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर्शिया लॉ, और इसको गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये वो प्रॉपर्टी है एक बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी जो है किसी भी चेंज को अपोज करती है उसके इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन पर। रुकी हुई चीज़ को अचानक से मूव कराएंगे तो पीछे की तरफ झुक जाएगी वो। अब बस में बैठे हैं, बस स्थिर है, बस स्टार्ट हुई तो पीछे की तरफ बेंड होते हैं। वाई? द बॉडी ट्राइज टू रेजिस्ट दैट चेंज इन द स्टेट ऑफ योर रेस्ट। एंड जब आपकी बस मूव कर रही है, अचानक से उस पर ब्रेक्स लगे, तो आपकी बॉडी आगे को बेंड करती है। अगेन दैट बॉडी इज ट्राइंग टू रेजिस्ट दैट चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। वो चाह रही है मोशन में ही रहे, दैट हैपन्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम, बट इसी को इनर्शिया कहते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, आपको थर्ड लॉ देख लेना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट वाला हो गया, फिर फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला सेकंड लॉ है हो गया, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो मिसाइल वगैरह में अप्लाई होता है प्रिंसिपल, थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम और कोलिजन के बिफोर एंड आफ्टर, थोड़ा सा इसकी डिटेल में आप चले जाइएगा। जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप मोशन वाला चैप्टर और आपका फोर्स वाला चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रहा है, तो यहाँ से हम थीम आइडेंटिफाई भी करते हुए चल रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे अपने पढ़ाई के टाइम पे, अपने रिविजन के टाइम पे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लासेस कंटेन्स सीरियम एंड अदर रेयर अर्थ्स हैज़ अ हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज। तो किसी शीशे की बात हो रही है जिसके अंदर सीरियम होता है और कुछ रेयर अर्थ मेटल होते हैं। ठीक है, और उसकी यूवी रेज की अब्जॉर्प्शन भी बहुत हाई है।
जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये हैं ए फ्लिंट ग्लास, बी पायरेक्स ग्लास, सी क्राउन ग्लास और डी क्रुक्स ग्लास। हिंदी में क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि निम्न में से कौन से प्रकार के कांच में सेरियम एवं अन्य दुर्लभ मृदा पाई जाती है जो बहुत अधिक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शंस है फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, क्राउन कांच और क्रुक्स कांच। तो ये जो है ना सीरियम वाला, ये माफ करिएगा, सीरियम वाला जो है आपका क्रुक्स कांच में पाया जाता है। ठीक है, क्रुक्स कांच इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो सन ग्लासेस आप देखते हो आजकल स्पोर्ट्स पर्सन पहनते हैं उस तरह की सन ग्लासेस, उनके अंदर सीरियम ऑक्साइड डला होता है, वो उसकी बनी होती है सेरियम ऑक्साइड की। ठीक है, नॉट सीरियम का जो फॉर्म है वो सीरियम ऑक्साइड, तो इसका बना रहता है और इसकी वजह से ये अच्छे खासे यूवी रेज को अब्जॉर्ब कर लेता है। उसके अब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि तो जो सीरियम ऑक्साइड होता है उसकी वजह से ये यूवी रेज की अब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी इनमें आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा 1 सेकेंड, हाँ, तो सीरियम ऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है कि यूवी रेज ठीक ठाक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसकी वजह से आंखों पे ख़राब जो हार्मफुल यूवी रेज हैं, ये पराबैंगनी किरणें हैं, वो पड़ती नहीं है और आंखें सुरक्षित रह जाती हैं। बाकी जो फ्लिंट ग्लास और ये बाकी सारी कांचें दी हुई हैं, जो फ्लिंट ग्लास या फ्लिंट कांच है इसमें पोटेशियम इस्तेमाल होता है, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये बिजली के बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब्स और कैमरा वगैरह में यूज़ होता है। वैसे पायरेक्स के कांच जो है वो सोडियम सिलिकेट के बने हुए होते हैं और इनका लैब इक्विपमेंट में, थर्मोमीटर बनाने में, लैब के कंटेनर्स बनाने में इस्तेमाल होता है। क्राउन ग्लास जो है ये अगेन स्पेक्टिकल्स के लिए इस्तेमाल होता है, चश्मों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें पोटेशियम होता है, बेरियम होता है, लेकिन इनके अंदर ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती। इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ये वो स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं। तो आजकल नहीं देखते आप स्क्रैच रेजिस्टेंट चश्मे बनाते हैं लोग, वो क्राउन ग्लास की वजह से होता है। क्राउन ग्लास में प्रॉपर्टी होती है कि स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है उसका बना हुआ चश्मा, तो स्पेक्टिकल्स में उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सन ग्लासेस के अंदर क्रुक्स कांच का इस्तेमाल होता है क्योंकि उसके अंदर सीरियम ऑक्साइड और दूसरे रेयर अर्थ मेटल्स हैं और यूवी की अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी अच्छी खासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ट्रू एट्रीब्यूट ऑफ पोलर बेयर। पोलर बेयर का एट्रीब्यूट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय भालू का सच्चा गुण है? ठीक है, ऑप्शंस है कार्निवोर मांसाहारी, ओमनिवोर सर्वाहारी, मार्सुपियल मार्सुपियली बोलते हैं, हर्बीवोर शाकाहारी। तो जो पोलर बेयर्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में होते हैं, आर्कटिक क्लाइमेट में, टुंड्रा क्लाइमेट में, इस वजह से ये कार्निवोर होते हैं। वहाँ पे हरी घास फूस, सब्जियाँ और दूसरे वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ फूड का होना बड़ा मुश्किल है। आपको मछलियों पर और दूसरे जानवरों पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए कार्निवोर्स मांसाहारी टाइप के प्राणी होते हैं। मार्सुपियल आपको पता होना चाहिए, कंगारूस को कहते हैं, मतलब वो जानवर जो कि अपने यंग वन को, नए पैदा हुए बच्चों को अपने पास पेट से सटा करके एक थैली में, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रखते हैं, उनको मार्सुपियल कहते हैं। ओमनिवोर आपको पता है, वो जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों हो, ठीक है, और हर्बीवोर अगेन शाकाहारी। तो पोलर बेयर्स जो है वो कार्निवोर हैं। अगला सवाल है साथियों कि हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू वर्क फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स फील्ड ऑफ फिजिक्स। भौतिकी के विद्युत, चुंबकत्व एवं प्रकाशिकी क्षेत्रों के एकीकरण के लिए कार्य का श्रेय निम्न में से किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? ऑप्शंस है हैरिस क्रिश्चियन ओर्स्टेड, माइकल फैराडे, आइजैक न्यूटन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। तो इसका सही जवाब है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ना एकीकरण के लिए, यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए आइजैक न्यूटन का तो खैर इनका जो फील्ड है वर्क का, ये मैकेनिक्स के लिए काम किए हैं, मैकेनिक्स फील्ड में, मतलब इनका मोशन में आप देख सकते हैं, ग्रेविटी में इनका योगदान है। ऑप्टिक्स जैसी फील्ड और सब में कम है। ओर्स्टेड जो है और फैराडे, इन दोनों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम किया है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करने के अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है कि यूनिफिकेशन, वो जिन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स को मिलाया हो, वो कौन है, उसको यूनिफाई किया, एकीकृत किया हो। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म दी, उसमें डिस्कवर किया कि विजिबल लाइट जो होती है वो एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं ना, जिसमें हम रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा एटसेट्रा में इसको डिवाइड करते हैं, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम। इसी में से विजिबल लाइट एक लाइट है, मतलब एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, और ये लाइट को ह्यूमन आइज को देखने की क्षमता होती है, ह्यूमन आइज कैन सी दिस लाइट। साथ में फैराडे ने क्या किया था, उन्होंने प्रपोजल दिया था, ठीक है, एक प्रपोजल था उनका मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। वो कहते थे कि
जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वैसे ही ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वाइस वर्सा तरह का कॉन्सेप्ट था। तो इस कंसेप्ट के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन दिया था मैक्सवेल ने, ठीक है। साथ में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कि विजिबल लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हिस्सा है और ह्यूमन आइज उसको पढ़ सकती हैं। तो इस तरह से इन्होंने अपने मैथमेटिकल डेरिवेशन से इन तीनों फील्ड्स को यूनिफाई किया है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, इसलिए इनकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। आप इस सवाल को ध्यान में रखेंगे और अगर आपके पास ये पॉइंट्स नहीं थे तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। दूसरा हम आगे बढ़ते हैं मेलामाइन के क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन मेलामाइन पॉलीमर अगेन उस पर बेस्ड है। तो पॉलीमर्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक इमर्ज हो क्या रहा है आप देख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फर्श टाइल्स बनाने के लिए प्रयुक्त मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो ऑप्शंस है पीवीसी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीइथीन, थर्मोप्लास्टिक। अब जो हमारा मेलामाइन है ये एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होंगे जिनको अगर आपने सेट कर दिया एक फॉर्म में तो उनको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक्स दो तरह के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक। तो वो प्लास्टिक ये मूव क्यों कर जा रहा है, हाँ, तो वो प्लास्टिक जिनको एक बार आपने मोल्ड कर दिया और मोल्ड करने के बाद वो सॉलिडिफाई हो गए तो दोबारा उनको आप रीमोल्ड नहीं कर सकते, परमानेंटली रिजिड हो गए, तो वो थर्मोसेटिंग है, वो सेट हो गए उस फॉर्म में। उसका एग्जाम्पल है मेलामाइन टाइल्स में इस्तेमाल करते हैं। तो इमेजिन करिए ना अगर आपकी फर्श पर आग जल गई तो क्या वो मेल्ट हो जाते हैं टाइल्स? इट डजंट हैपन। तो एक तरह का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक्स वो होते हैं जिनको आप हीट करके सॉफन कर सकते हैं और फिर जिस सांचे में ढालेंगे उस सांचे में ढल जाएंगे और दोबारा कूल करके हार्ड कर सकते हैं। मतलब मोल्डेबल है, आप उनको बार बार मोल्ड कर सकते हैं। इनको आप मोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनको आप मोल्ड नहीं कर सकते, और जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उनको कर सकते हो। हीट करने के बाद क्या होता है वो सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर आप उनको कूल करो वो फिर से हार्ड हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे। क्लियर? तो आपको एग्जांपल्स बता दूं मैं थोड़े से कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं मोस्टली आपके पॉलिएस्टर जिसकी शर्ट्स पहनते हैं कपड़ों में इस्तेमाल होता है ना, फिर टेफ्लॉन जिसकी कोटिंग प्रेजेंट होती है फ्राइंग पैन्स के अंदर, बर्तनों में, एक्रिलिक, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, ये सब के सब थर्मोप्लास्टिक हैं। इनको आप रिसाइकिल कर सकते हो, इसका ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, एक्सक्यूज़ मी, ये थर्मोप्लास्टिक का ऑप्शन दिया हुआ है, इनको रिसाइकिल कर सकते हैं, इनके बड़े फ़ायदे हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो दिया हुआ पीवीसी भी एक तरह का थर्मोप्लास्टिक ही होता है, इसके पाइप्स वगैरह बनते हैं, मैंने पहले बताया था। पॉलीइथीन जो दिया हुआ है, जो हम पन्नियाँ लेके जाते हैं, पॉलीथीन कहते हैं, सब्जियाँ वगैरह लाते हैं जिनसे, वो भी एक थर्मोप्लास्टिक ही है। सिर्फ मेलामाइन इनकी गिवन ऑप्शंस में से एक ऐसा है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है कि आप उसको एक बार मोल्ड कर दीजिए हार्ड तो वो हार्ड ही रहेगा। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बेयर करते हैं, उनकी केमिकल रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की। ये बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होते हैं और इनको इलेक्ट्रिकल गुड्स में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में, इन सब में इस्तेमाल किया जाता है इनके हाई स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है। तो आई होप आई एम क्लियर। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल यहाँ पे ये आपको मिल गया, और थर्मोप्लास्टिक में आपका पीवीसी भी हो गया, पॉलीथीन भी हो गया, ये सारे के सारे थर्मोप्लास्टिक्स हैं। उसके अलावा हमने पॉलीकार्बोनेट्स यहाँ पे देखा था ना, 1 सेकेंड, हाँ, ये जो पॉलीकार्बोनेट्स और पॉलीप्रोपेन है ये भी थर्मोप्लास्टिक्स ही हैं, ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा एग्जाम्पल में। तो आप ये वाला पॉलीमर वाला चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे, काफ़ी क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। Which juice is secreted by organs in the alimentary canal plays an important role in digestion of fats? आहार नाल में अंगों द्वारा माफ करिएगा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के पाचन में, ठीक है, कौन सा आपको जूस जो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बताना है। तो ऑप्शंस आपके यहाँ पे रस वसा के दिए हुए हैं, जूसेस के दिए हुए हैं कि बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस, सलाइवा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेनक्रियाटिक जूस एंड सलाइवा, पेनक्रियाटिक जूस और सलाइवा। तो एलिमेंट्री कनाल में किसका इंपॉर्टेंट रोल है? अगर आपको ये आंसर्स पता है तो प्लीज़ आप अपने नोटबुक में लिखिएगा। अब मैं बताती हूँ
कि ये ना ए ऑप्शन सही है कि बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, कैसे? बाइल जूस जो है वो फैट्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ेगी, उसको ऑक्सीडाइज करेगी और फूड को अल्कलाइन बनाती है, क्योंकि बाइल जूस का जो पीएच है वो खुद अल्कलाइन पीएच है, ये 7 से ऊपर का रहता है। अब जब आप अपने एलिमेंट्री कनाल पढ़ा होगा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है। उसके बहुत से कारण हैं। एक तो कि वो फूड के अंदर कोई पैथोजन बैक्टीरिया अगर आ गया है तो वो उससे मर जाएगा और फूड सेफ हो जाएगा आगे के डाइजेशन प्रोसेस के लिए। और तो और कुछ जूसेस सेक्रेट होते हैं पेप्सिन जैसे स्टमक के अंदर, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकते हैं, इसलिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करती है स्टमक की लाइनिंग, स्टमक के सेल्स। साथ में स्टमक के अंदर ना म्यूकस की एक लेयर होती है। म्यूकस कह सकते हैं, एक मोटी सी लेयर है, कोई गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ है, उसकी लेयर होती है। वो लेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टमक की लाइनिंग्स को करोड करने से प्रिवेंट करता है, कि वो खुद की ही इनर लाइनिंग को करोड ना कर दे, सिर्फ खाने के ऊपर एक्ट करे, खाने को छोटे पार्ट्स में तोड़ने के काम आए, उसको एसिडिक बनाए। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस है ये स्टमक में होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस का इस्तेमाल एलिमेंट्री कैनाल में होता है। अब सोचिए वो खाना जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भरा हुआ है, जो एसिडिक है, वो अगर स्टमक से आगे के रास्ते में जा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में आगे बढ़ रहा है, तो उन ऑर्गन्स के पास भी अगर म्यूकस की लाइनिंग नहीं है तो उन ऑर्गन्स को तो करोड कर सकता है, उनकी इनर लाइनिंग्स को तो गला सकता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये सब प्रेजेंट नहीं होता, म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए जो खाना आ रहा है जो कि पहले एसिडिक है उसको बेसिक करने की, उसको न्यूट्रल करने की ज़रूरत है। इसलिए लीवर के द्वारा सेक्रीट किया गया बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, उसको रिलीज करती है हमारी बॉडी, और वो एलिमेंट्री कैनाल में आकर के खाने से मिल जाता है, और ये अल्कलाइन जूस होता है बाइल जूस, जो कि पेट से आ रहे एसिडिक फूड को न्यूट्रल करने के काम आता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि, और ये रिलीज कौन करता है? लिवर करता है। बाइल जूस लिवर रिलीज कर रहा है। उसके अलावा पैनक्रियाटिक जूस जो है ये पैनक्रियाज रिलीज करता है। इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेस और अमाइलेज। तो अमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और लाइपेज जो है फैट्स और लिपिड्स के ऊपर काम करेगा। तो आपको पता होना चाहिए इन कंपोनेंट्स के बारे में और किसके किसके ऊपर कौन सा एक्ट करता है। सलाइवा अगेन यहाँ पे ये माउथ में सेक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में, रॉन्ग कॉम्बिनेशन। पैनक्रियाटिक जूस और सलाइवा, पैनक्रियाटिक जूस हाँ एलिमेंट्री कैनाल में आती है लेकिन सलाइवा नहीं, तो अगेन रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो इसमें सही जवाब है बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस ही एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं, और वहाँ पे मेन एब्जॉर्प्शन, मेजर एब्जॉर्प्शन खाने का होता है, खाने को न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर उसके बाद उसके अंदर के सारे जूसेस को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है वो अब्जॉर्ब करती है। तो मेजरली जो कह रहे हैं ना, ये डुओडीनम वाले एलिमेंट्री कैनाल के भी 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है डुओडीनम, फिर है जेजुनियम एंड देन इलियम। तो आप ये तीनों सब पार्ट्स भी देख लीजिएगा, ये थोड़ा डिटेल में पूछ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ। ग्रेफाइट निम्न में से किसका अपरूप है? नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है ना। तो सही जवाब है कार्बन ऑफ कोर्स। आपको पता होना चाहिए एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं। आपका डायमंड बहुत फेमस, अपनी रिजिडिटी और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्टर्डीनेस के लिए जाना जाता। ग्रेफाइट अपनी ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता, अपने काले गहरे रंग के लिए जिससे पेंसिल्स वगैरह बनती हैं। फिर बकमिंस्टर फुलेरिन। तो आपको ये तीनों के तीनों पता होने चाहिए कि एलोट्रोप है कार्बन के, और कैसे ये ऐसे हैं, इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, क्यों ये एक दूसरे से भिन्न है कार्बन के होते हुए भी, किसका शेप टेट्राहेड्रल है, किसका नहीं है। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस, रिजिडिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इन सब के ऊपर आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, नहीं बने हुए तो, और जहाँ बने हुए वहाँ पे जाकर रिवाइज कर लीजिए। तो आप कार्बन बढ़िया से करेंगे, और एलोट्रोप से तो हर बारी क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। वैसे एलोट्रोप क्या होता है ये आपको बताना चाहिए कि एलोट्रोप जो है कैटिनेशन की वजह से होता है। कैटिनेशन, ये टर्म याद रखिएगा कि कार्बन के अंदर एलोट्रोप्स बनने की क्षमता इसकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से आती है। कैटिनेशन है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स फॉर्म कर पाना। कार्बन में क्षमता है कि दूसरे कार्बन एटम के साथ ये बहुत मजबूत बॉन्ड्स फॉर्म करती है,
और ये मजबूत बॉन्ड जो है आयोनिक नहीं होती, ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, क्योंकि ये बॉन्ड्स की शेयरिंग से हो रहे हैं। ठीक है, इनकी वैलेंसी 4 है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ये लोग शेयर करते हैं, और इस शेयरिंग की वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो ठीक ठाक स्टेबल सा फॉर्म बॉन्ड होता है, और इसकी स्ट्रेंथ की वजह से ही कार्बन जो है वो अलग अलग तरह से कार्बन के साथ बॉन्ड करके बहुत बड़े बड़े चेन्स बना सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की चेन बना सकते हैं, लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। आप मीथेन से देख लो ऑक्टेन तक, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं तो 8 कार्बन एटम और 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, इथेन हो गया 2 कार्बन एटम का आपका कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो क्षमता है कार्बन की कि वो हाइड्रोकार्बन्स बना लेती है अपने कैटिनेशन की वजह से, वैसे ही जो कार्बन से कार्बन एटम का जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टीपल फॉर्म बॉन्ड बनाने की क्षमता को कैटिनेशन कहते हैं, और अलग अलग तरह से एक दूसरे से बॉन्ड करती है, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाती है, तो अलग अलग शेप्स में वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एलिट्रोपी एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसके पीछे का फंडा बताना चाहिए, कैटिनेशन याद रखिएगा। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों, थोड़ा सा साधारण सा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी प्राइमरी लेवल का बायोलॉजी पूछा है इसमें। अरेंज द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, दिए गए शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस दिए हुए हैं, नंबर 1 फ्रॉग, ईगल, ग्रास हॉपर, स्नेक, ग्रास, मेंढक, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास। ये आपको फूड चेन के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। अरेंज करना है कि इसमें से कौन सा सबसे नीचे होगा और फिर कौन सा ऊपर। तो ऑफकोर्स ग्रास जो है, घास जो है आपकी प्रोड्यूसर है, क्लोरोफिल है, प्लांट है, खुद से खाना बनाती है, तो ये सबसे नीचे आएगी ग्रास, मतलब 5 इज गोइंग टू बी एट बॉटम, फॉलोड बाय ग्रास के ऊपर फीड करेगा ग्रास हॉपर, नंबर 3। ग्रास हॉपर को खा सकता है, कंज्यूम कर सकता है फ्रॉग या मेंढक, नंबर 1। तो जो आपका ग्रास, ये जो मैंने बताया यहाँ पे, ग्रास जो है आपका प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास इज अ प्रोड्यूसर, ग्रास हॉपर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद नंबर 1 जो अपना फ्रॉग है, दिस इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। फ्रॉग के ऊपर फीड करेगा स्नेक, स्नेक वगैरह फ्रॉग को खा सकते हैं, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गए। और स्नेक को अगर वो मर गया तो उसके डेड ऑर्गेनिक मैटर को उसके डेट्रिटस के ऊपर फीड करने के लिए आ जाते हैं ईगल्स। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर, डेट्रीवोर्स। तो आपका जो ईगल है, माफ़ करिएगा, नंबर 2 है, तो आपका ये सीक्वेंस होना चाहिए 5 3 1 4 2। तो 5 3 1 4 2 कहाँ है, यहाँ है, दिस वन, 1 सेकेंड, जहाँ पे ईगल टॉप पे है क्लाइमैक्स लेवल पर और ग्रास फर्स्ट लेवल पे, ये थोड़ा 1 यहाँ पे मिसप्रिंट है। ठीक है, 5 3 1 4 2, ऑप्शन सी। तो अगेन ये फूड चेन का बेसिक क्वेश्चन आपको बताना चाहिए कि प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर, कौन सा मीट खाता है, कौन सा घास फूस खाता है जानवर, और फिर कौन सा जानवर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी फीड कर सकता है थोड़ा सा, ईगल, वल्चर वगैरह, या फिर बैक्टीरियाज वगैरह जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर काम करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो उनको सबसे ऊपर में आपको डालना है फूड चेन के, ध्यान रखना है। ठीक है, साधारण सा सवाल था, इतना मुश्किल नहीं था। इसको रीजनिंग में भी डाल सकते हैं और इसको साइंस में डाल सकते हैं, तो मैंने इसको साइंस में कंसिडर किया है। अगले सवाल की तरफ पढ़ती हूँ मैं। इन प्लांट टिश्यूज द सेल वॉल ऑफ डैश आर कोऑगुलेटेड बाय सुबेरिन व्हिच मेक्स देम इम्पर्वियस टू गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। पादप उक्त में रिक्त स्थान की कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा संकदित होती है, जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि रद्र यानी स्टोमेटा, कॉर्क यानी कि कॉर्क ऑफ कॉस, फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर, एपिडर्मिस बाह्य त्वचा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कि कॉर्क जो है उसी के अंदर ये सुबेरिन कोगुलेट होता है। ठीक है, सुबेरिन क्या है? सुबेरिन जो है एक तरह का हाइड्रोफोबिक बायोपॉलीमर है, मतलब नेचुरल पॉलीमर। ये पॉलीमर किसका बना है? तो ये बना है आपका एस्टर, एक तरह का एस्टर है ये। ठीक है, ग्लिसरॉल से बना हुआ है और एस्टर से बना हुआ है, एक तरह का लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का बना हुआ एस्टर। तो आपको पता है कि एस्टर्स जो होते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, तो ये एक बायोपॉलीमर है, मैंने बताया। और बायोपॉलीमर्स जो हैं अलग अलग फॉर्म के हो सकते हैं, तो ये एक पॉलीएस्टर बायोपॉलीमर है, मतलब
ऐसा बायोपॉलीमर जो कि ग्लिसरॉल और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन। इसका स्वभाव ऐसा होता है कि हाइड्रोफोबिक है, मतलब पानी को भगाता है दूर खुद से, और इसकी वजह से इसका नेचुरली एक वैक्स लाइक टेक्सचर होता है, वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस होता है ये नेचुरली ही। तो एक ऐसी परत बना देता है जिससे कि पानी और हवा अंदर आ नहीं पाए। और कॉर्क में ये प्रेजेंट होता है क्योंकि कॉर्क जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है बार्क का, उसमें प्रेजेंट होती है, जिसको हम पेरिडर्म भी कहते हैं। तो उसके सेल्स में कॉर्क प्रेजेंट होती है, और कॉर्क एक डेड सेल है, इसमें काफ़ी मात्रा में सुबेरिन प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस जो है एक लिविंग सेल है, ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्टोमेटा जो है इसके अंदर ऐसा कुछ सुबेरिन जैसा प्रेजेंट नहीं होता। आपको उसमें बेसिक फोटोसिंथेसिस पता होना चाहिए और उसके कंपोनेंट्स देख लेना है। स्टोमेटल ओपनिंग क्यों होती है, कैसे होती है, सेल्स टर्जिड होना, थोड़ा उसका कंसेप्ट देख लीजिएगा। कॉर्क के अंदर सुबेरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसकी वजह से पानी को और गैस को अंदर नहीं आने देते। और ये पेरिडर्म का पार्ट है। पेरिडर्म जो होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ से बनते हैं। ये एपिडर्मिस प्राइमरी ग्रोथ से रिलेटेड है, लिविंग सेल्स हैं। ये जो है डेड सेल है, ये भी देख लीजिएगा। और आपका जो सुबेरिन दिया हुआ है एक तरह का बायोपॉलीमर है जो कि हाइड्रोफोबिक है नेचर में, वैक्स जैसा फैटी सब्सटेंस होगा। दैट्स इट, नॉट मच डिटेल इज नीडेड। और फ्लोइंग फाइबर आपको पता होगा, ये फूड कैरी करने के काम आता है। तो अगेन इट इज़ अ लिविंग सेल, ये फूड को पहुंचाता है बाकी पार्ट्स में प्लांट के। तो खाना बन गया पत्तों में, फिर पत्तों के ज़रिए वो फिर उसके बाद स्टोर हो जाता है। स्टोर फूड सुक्रोज के फॉर्म में सारे पार्ट्स में, फिर टहनियों में रूट्स तक जाता है। ठीक है, तो फ्लोएम फाइबर्स का काम फूड का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो गया। अगला सवाल, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ प्लैनेट ग्रह का घनत्व, मास ऑफ प्लैनेट ग्रह का द्रव्यमान, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वस्तु का द्रव्यमान, रेडियस ऑफ द प्लैनेट ग्रह की त्रिज्या। तो अब यहाँ पे ना ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट, ऑन प्लैनेट की बात हो रही है। ठीक है, उस प्लैनेट पे किस पे डिपेंड नहीं करता। तो जो भी प्लैनेट है जिसके ऊपर आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो, उसकी डेंसिटी ऑफ कोर्स मैटर करेगी, प्लैनेट का मास मैटर करेगा, और प्लैनेट का रेडियस भी मैटर करेगा। जो ऑब्जेक्ट है उसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती। तो अगर मैं फॉर्मूला वाइज देखूँ, कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये है ना, स्मॉल जी से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू कैपिटल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनटू एम जो कि मास ऑफ द प्लैनेट है, अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जिस भी प्लैनेट के ऊपर लागू हो रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसके बाद उस प्लैनेट का मास अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, इससे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट आ जाएगा। इससे मास का लेना देना नहीं है। हाँ, जैसे ही बात ग्रेविटेशनल फोर्स की होगी, गुरुत्वाकर्षण बल की बात होगी, उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, उसमें ऑब्जेक्ट का मास इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे यही पे ट्रिक यहाँ पे प्ले की है, इन्होंने कैच लगा दिया है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। अगर आपके मान लीजिए दो फोर्स ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती, वो हम कैलकुलेट करते हैं G(m1 × m2), मतलब वो दो ऑब्जेक्ट्स जिनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, पहले का मास गुना दूसरे का मास डिवाइडेड बाय d2, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से लिख दूँ कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है दैट इज G × m1 × m2, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 × मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं। सपोज वन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ऑन अर्थ, तो जो भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है उसका मास यहाँ ले लीजिए, और जिस प्लैनेट पे गिर रहा है उसका मास यहाँ ले लीजिए, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तब आपको उस ऑब्जेक्ट और अर्थ या जो भी प्लैनेट पे वो गिर रहा है उसके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिल जाएगा। इस सिचुएशन में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है,
लेकिन जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो पूछ रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ प्लैनेट का ही, डेंसिटी प्लैनेट की इंपॉर्टेंट है, मास प्लैनेट का ही, रेडियस भी प्लैनेट का, सब कुछ ग्रह का, वस्तु पे निर्भर नहीं करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसी प्लैनेट के ऊपर जो लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज नॉट डिपेंडेंट, इस पर प्रभावित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्सक्यूज मी। द आउटर वर्ल्ड इज कॉल्ड डैश एंड कंसिस्ट ऑफ सेपल। सबसे बाह्य चक्र को रेगिस्तान कहा जाता है, इसमें बाह्य दल होते हैं। ऑप्शंस एंड्रोशियम पोमंग, कोरोला कोरोला, गाइनोशियम जायांग, कैलिक्स कैलिक्स। तो ये प्लांट्स में फ्लावर की बात हो रही है। फ्लावर का डायग्राम अगर आपको याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंड्रोशियम है दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कोरोला जो है ये कलरफुल पत्तियाँ पंखुड़ियाँ जो होती हैं बहुत खूबसूरत सी फ्लावर्स की, जो सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है उनके पेटल्स, वो कोरोला को बनाते हैं। तो आप जो सारे के सारे पेटल्स होंगे, पत्तियाँ जितनी होंगी, पंखुड़ियाँ माफ़ करिएगा, पत्तियाँ नहीं पंखुड़ियाँ, जितनी पंखुड़ियाँ हैं उनको एक साथ रखेंगे तो उसको हम कोरोला कहते हैं। जो कलरफुल पार्ट हो गया फ्लावर का। कैलिक्स जो है ये नीचे वाला हरा हिस्सा जिस पे सब कुछ स्थित होता है, द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये ग्रीन होता है, फाइन। यही आउटर वर्ल्ड है, इसको हम सेपल्स कहते हैं। पेटल्स और सेपल्स दो चीज़ें होती हैं फ्लावर का, जो अपीयरेंस वाइज में कहूँ। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो हो गया, पोमोंग और जायांग, तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सेपल्स इनके अंदर नहीं होते हैं। पूछ रहे हैं सेपल्स किन के अंदर होते हैं, तो सेपल्स जो है वो करोला के अंदर होता है, ठीक है। माफ़ करिएगा, पेटल्स होता है करोला के अंदर, मैंने उल्टा ही बोल दिया। कैलिक्स के अंदर होता है, मतलब ग्रीन सेपल्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए ये 1 सेकेंड। तो अगर आप फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं, अपने स्कूल के टाइम में ड्रॉ किया ही होगा, तो ये जो हिस्सा है ना, जहाँ ये पत्तियाँ हैं, ये तो अपना मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जो हिस्सा जहाँ ये पत्तियाँ हैं, दिस इज कॉल्ड द कैलिक्स। और ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, ये छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, इन्हीं को सेपल्स कहते हैं। और ये कलरफुल वाले को पेटल्स कहते हैं। तो इन्हें साथ में कोरोला कहेंगे और इन्हें साथ में कैलिक्स कहते हैं, हरे वाले हिस्से को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको कि कैलिक्स जो है वो सबसे बाहरी, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर वर्ल्ड होगा। इसी के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स एंड्रोशियम गाइनोशियम सब प्रेजेंट होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि एंड्रोशियम जो है इसके अंदर आपका स्टैमेन और पिस्टल हो गया, जहाँ से पॉलन ग्रेन्स जाएंगे, ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। और एंथर से ट्रांसफ़र होगा और स्टिग्मा में आएगा। तो स्टिग्मा जो है वो गाइनोशियम में प्रेजेंट होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जायांग में प्रेजेंट होगा। स्टाइल और स्टिग्मा इसका पार्ट होता है। आपको पता होगा डायग्राम अगर आपने बनाया है, तो नहीं बनाया तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ओव्यूल होता है, देन देयर इज स्टिग्मा, देन दिस स्टाइल, एंथर से यहाँ से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे स्टिग्मा में, और फिर जाकर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेंगे और आगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लीजिएगा प्लांट के अंदर का। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंग है? ऑप्शंस है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। और ऑप्शंस है कि बोथ ए एंड बी एंड ए एवं बी दोनों ही, नन ऑफ द अबव, अनुपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लाइन की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल है या अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये हमारी साउंड वेव्स होंगी। तो आप लिख लीजिए अगर आपको नहीं पता तो, और साउंड को और लाइट को ठीक से देख लीजिएगा एक बार, बेसिक्स इनके। हमारी लाइट जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, साउंड है लॉन्गिट्यूडनल। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना कि ट्रांसवर्स वेव जो है ये अपने पूरे पॉइंट पे, एट ऑल इट्स पॉइंट, इसके जो सारे जो पॉइंट्स हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। ऑल इट्स पॉइंट दे ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ऐसा हालांकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स प्रोपेगेट करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द अल्कली मेटल आर कॉल्ड गुड रेड्यूसिंग एजेंट्स, दिस इम्प्लाइज दैट। क्षारीय धातु अच्छे अपचायक होते हैं, इसका अर्थ है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अपचायक।
तो ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। दे ईजिली, क्यों होते हैं ऐसा, इसका मतलब ये कि दे ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स खो देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है दे आर नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, ये कमरे के तापमान पर स्थिर नहीं रहते हैं। दूसरा, दे डोंट एक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते हैं। डी, दे इजीली कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेते हैं। तो यही सही जवाब है कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो जो खुद जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, मतलब दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली मेटल्स वो मेटल्स हैं, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद ना हो तो मैं बता दूं, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है ना, यहाँ पे आपका ग्रुप 1 आएगा इधर, तो ग्रुप 1 मेटल्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं। बहुत रिएक्टिव होते हैं ये, दे आर ईजिली रेडी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही ये यहाँ पे सबसे स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे जहाँ पे इनर्ट गैसेज होती हैं, ठीक है। सो दे इजीली ट्राई टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू गेन दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम वगैरह, इनको अल्कली मेटल कहते हैं। इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट होता है आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है, और इसी की वजह से ये बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं तो किसी और में वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का थोड़ा सा आइडिया है तो आपको पता होना चाहिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और वहीं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं रिडक्शन। जब भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो वो रिड्यूस हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है वो खुद ऑक्सीडाइज हुआ है, बट जिसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन दैट हैज़ अंडरगॉन रिडक्शन। तो ये पूछ रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो आसानी से लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, ताकि दूसरा एलिमेंट उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रिड्यूस हो जाए। तो खुद अच्छा ऑक्सीडाइज होने वाला सब्सटेंस एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एल्कली मेटल्स जो होते हैं बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता रखती है, क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके आउटरमोस्ट शेल में होता है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते ही ये ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और तुरंत ही स्टेबल फॉर्म में चले जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई कारण नहीं है, इनको स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए अचानक से इलेक्ट्रॉन लूज कर करके दूसरे एलिमेंट को, जो भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व है, दूसरे वाले एलिमेंट को ही रिड्यूस कर देते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा करा देते हैं। इनको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, इनको क्षारीय धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनका सोल्यूशन बनाते हैं पानी के साथ तो वो पानी जो होता है, वो सोल्यूशन जो होता है उसका pH टुवर्ड्स अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, इसलिए वो मेटल्स अल्कली मेटल होते हैं। आप अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, नोबेल गैसेस, थोड़ा सा आसान सा थोड़ा सा देख लीजिए केमिस्ट्री, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, शुरू के ही ग्रुप 1 2 और ग्रुप आपका 7 8 अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन उससे ही पूछते हैं ये लोग। अगला सवाल देखते हैं, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूल, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है, फ्यूल पूछ रहा है। ऑप्शन है यूरेनियम, ल्यूटेटियम, कैडमियम, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए रिएक्टर के अंदर यूरेनियम और कैडमियम दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ईंधन के तौर पे यूरेनियम का ही होता है सिर्फ, ठीक है। अब यूरेनियम कौन सा, यूरेनियम 235, 1 सेकेंड, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे फिशन रिएक्शन होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ये जो यूरेनियम है ये डिसोसिएट होती है अपने ये लगातार टूटती रहती है, और डिसोसिएशन होने की वजह से बहुत हाई एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी जो है आप अगेन उसको यूज़ करते हो स्टीम बनाने के लिए, और वो स्टीम जो है टरबाइंस को रोटेट करेगी, और टरबाइन रोटेट होने से आपकी बिजली बनती है। दैट इज़ इट, बेसिक टरबाइन ही रोटेट करनी है, उसके लिए आपको वो लाना है, स्टीम बनाना है। तो थर्मल रिएक्टर्स में क्या होता है ना कि ये काम कोल से करते हैं, कोल से इतनी भाप बनाते हैं कि वो टरबाइन को रोटेट करेगी। यहाँ पर यूरेनियम के डिसोसिएशन से ये एनर्जी आ रही है, यहाँ पे चेन रिएक्शन होता है, लगातार एक के बाद एक दूसरे यूरेनियम एलिमेंट्स जो हैं वो डिसोसिएट होते रहते हैं, और एक डिसोसिएशन, एक रिएक्शन दूसरे को ट्रिगर करता है, दूसरे को स्टार्ट करता है। तो अगर ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गई तो बहुत हैजार्डस हो सकती है, इसलिए उसके लिए कंट्रोल का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कैडमियम जो है वो कंट्रोल रॉड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये उस चेन रिएक्शन को रोकता है। तो कैसे रोकता है चेन रिएक्शन को, जब एक यूरेनियम एटम डिसोसिएट हुआ तो उसके साथ जो भी न्यूट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उन न्यूट्रॉन्स को ये अब्जॉर्ब करके उनको अनअवेलेबल कर देती है कि आगे की रिएक्शन प्रोसीड ना करे उतनी फास्ट स्पीड पे जितनी भी वो करती इन एब्सेंस ऑफ कैडमियम। तो आप नॉर्मली इसको समझ लीजिए कि यूरेनियम के पैलेट्स हैं, यूरेनियम है उसको छोटे छोटे पैलेट्स में तोड़ा गया है और इसको फ्यूल रॉड्स बना करके, ठीक है, फ्यूल के रॉड्स में स्टैक किया है।
और इसके अंदर फिर फिशन रिएक्शन कैरी आउट करते रहते हैं, जिससे बहुत एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी से आप क्या करते हो, स्टीम बनाते हो, पानी का भाप बनाते हैं, और उस भाप से आप टरबाइन को रोटेट करते हैं, और रोटेशन से आपकी बिजली प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दैट्स वेरी बेसिक। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का इस्तेमाल होता है, कैडमियम और यूरेनियम दोनों का, लेकिन फ्यूल के तौर पे यूरेनियम का और कंट्रोल रॉड के तौर पर कैडमियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। अगला सवाल देखते हैं साथियों। Which of the following gases can be used for storage of fresh samples of oil for long time? निम्न में से किस गैस का उपयोग तेल के ताज़ा नमूनों को लंबे समय तक भंडारण के लिए किया जाता है? ए है हीलियम और नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो इट्स 7th क्लास केमिस्ट्री, नॉट मच नीडेड। रेंसिडिटी का कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, कि आप किसी भी ऑयली सब्सटेंस को अगर एयर के कांटेक्ट में छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वो ऐसे पदार्थ बनाएगा जिसकी वजह से स्वाद खराब हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद। और वो चीज़ जो अभी रख रहे हैं, चाहे वो ऑयल है या ऑयल से बनी हुई कोई चीज़, कोई तली हुई चीज़, चिप्स और कोई क्रैकर्स एक्सेट्रा, तो उनका स्वाद चला जाता है। उसे कहते हैं रैंसिडिटी। ये रैंसिडिटी इसी वजह से होती है कि वो किसी रिएक्टिव गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। इसको प्रिवेंट करने का तरीका है कि किसी नोबेल गैस जैसे कि हीलियम और नाइट्रोजन, इसका प्रयोग किया जाए। तो हीलियम अथवा नाइट्रोजन हम इस्तेमाल करते हैं, ये इसलिए क्योंकि एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, नॉन रिएक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर। और जब वो एक इनर्ट एटमॉस्फेयर पे आपस में रहेंगे वो ऑयल के पार्टिकल्स, तो वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं आए, उनके आसपास एक आपने नॉर्मल एटमॉस्फेयर बना दिया, तो उस वजह से उनके अंदर ऑक्सीडेशन नहीं हुई और ना ही उनका टेस्ट खोएगा। तो इसलिए इसमें से कोई भी, जिन भी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें जिनमें भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से ये ऑप्शंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और हीलियम और नाइट्रोजन गैस का ही इस्तेमाल करते हैं हम अपने चिप्स के पैकेट्स को या किसी ऑयल को स्टोर करने के लिए जिसके टेस्ट के ख़राब होने का डर रहता है। ठीक है, ऑयल सैंपल्स को भी स्टोर करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं नए सवाल की ओर। ग्रीन एनर्जी मीन्स स्टेटमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर, electricity produced from thermal plants, electricity produced from geothermal, electricity produced from wind, and choose the correct answer from the option below। कॉम्बिनेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पे। हरित ऊर्जा का अर्थ है सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, थर्मल प्लांट से उत्पादित बिजली, भूतापीय से उत्पादित बिजली, पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, और नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी हो गई जो कि एनवायरनमेंट को हार्म करने के बगैर प्रोड्यूस की जाए, मतलब रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपको बेसिक बचपन से पढ़ाया गया कि सन से जो सोलर एनर्जी मिलती है, विंड आपका और हाइड्रो, ये तीनों जो है वो रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसके अलावा अगर आप कोयला जला रहे हैं, कोई भी फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, तो आप नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है, वो ग्रीन नहीं है, उसका नुकसान होने वाला है पर्यावरण को। तो सोलर आपका हो गया ग्रीन। आपका जियोथर्मल ज़मीन की ऊष्मा से, अगेन आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी ईंधन को जलाने की, जो नीचे ऑलरेडी गर्मी है धरती की, उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। विंड, तो ये सारे के सारे जो है ग्रीन है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि कोल बर्न करते हैं, ठीक है, बहुत सारा कोल बर्न करके भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइन रोटेट होता है और बिजली बनती है। तो ये थर्मल पावर प्लांट वाली उत्पादित बिजली जो है, इसको हटाइए, जिसमें दो है उसको काटेंगे, माफ़ करिएगा, जिसमें दो है उसको काटेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 आ जाता है, ग्रीन एनर्जी। ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस था नहीं, इसमें बेसिक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स थ्रू स्किन? स्किन से सांस कौन लेता है? निम्न में से कौन सा जीव त्वचा द्वारा श्वसन करता है? मंकी, ऑफकोर्स नॉट। मंकी हमारे जैसा है भाई, हम उनसे इवॉल्व हुए। बंदर, इनके फेफड़े होते हैं, उससे करेंगे ना ये, तो इसको काट दो। अर्थवर्म, हाँ ये करता है। ह्यूमन्स, ऑफकोर्स इनके लंग्स होते हैं, ये भी नहीं करेंगे। सांप की भी लंग्स होते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं उसको, थोड़ा सा प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कह सकते हो लंग्स, बट हाँ लंग्स होते हैं। ये कोई स्किन वगैरह से ब्रीथ नहीं करते। तो सही जवाब अर्थवर्म है, कींचुआ। ये दोनों तो लंग्स से ही ब्रीथ करते हैं, और स्नेक के पास भी लंग्स जैसा ही ऑर्गन होता है, ग्लॉटिस, जिससे वो सांस लेता है। अच्छा, अर्थवर्म की स्किन के ऊपर ना म्यूकस भरी होती है, ठीक है, म्यूकस अगेन चिपचिपी सी लेयर होगी, जिससे आराम से, जिसमें ना हवा डिजॉल्व हो जाती है, और फिर उस डिजॉल्व हवा को स्किन के थ्रू ही अंदर डिफ्यूजन के जरिए
अर्थवर्म ले लेते हैं अपने बॉडी में और वैसे वो सांस लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनेलिडा जो फाइलम है, किंगडम एनिमेलिया के अंदर फाइलम एनेलिडा का ये आइडेंटिफिकेशन फीचर है, स्किन से सांस लेने की क्षमता। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरे एनेलिडा के भी आपको जंतुओं के नाम पता होने चाहिए ताकि क्वेश्चंस में आ जाए। वैसे अर्थवर्म में पूछते हैं, क्लासिक क्वेश्चन है, PYQ भी है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं था। अगला सवाल देखते हैं कि डैश वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। रिपीटेड क्वेश्चन है। मानव द्वारा निर्मित पहला सिंथेटिक फाइबर था। ऑप्शंस रेयॉन, नाइलॉन, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर। तो ऑफ कोर्स नाइलॉन वाज द फर्स्ट, है ना, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1935 में बना है ये सिंथेटिक फाइबर। पैराशूट, टेंट, रोप एक्सेट्रा में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट है, इलास्टिक है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से नाइलॉन का इस्तेमाल किया जाता है और ये पहला फाइबर है। रेयॉन जो है ये एक तरह से सेमी सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि नेचुरल फाइबर से बनता है, बैम्बू से बनता है। ठीक है, तो इसको कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर बोल भी नहीं सकते। टेरिकॉट जो है इसके कपड़े वपड़े बनते हैं, ब्लेंडेड फैमिली होता है, ब्लेंडेड फैब्रिक है ये। कॉटन और पॉलिएस्टर को मिला करके आप टेरिकॉट बनाते हो, क्लोथिंग में इस्तेमाल होता है। पॉलिएस्टर, इसको हम पॉलीथीन टेरेप्थलेट भी कहते हैं, PET, पॉलीथीन टेरेप्थलेट। ये पेट्रोलियम से बनता है। जब पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है तो उसमें से एक स्टेज होता है जहाँ पे पेट निकाला जाता है। ठीक है, और उससे पॉलिएस्टर बनाते हैं। नेक्स्ट, when will the height of the water in the capillary tube be minimum? 1 second. In the capillary tube be minimum. कोशिका नली में जल का स्तर निम्न में से किस परिस्थिति में न्यूनतम होगा? अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब है तो न्यूनतम कब होगा? मतलब देयर इज अ सिचुएशन जब ये कोशिका नली में बहुत ऊपर हो और एक सिचुएशन जब ये बहुत नीचे हो, है ना। तो देखिए ऑप्शंस है कि व्हेन द वाटर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि जल का तापक्रम 0 डिग्री सेल्सियस हो। व्हेन द वाटर टेम्परेचर इज -4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जल का तापक्रम -4 डिग्री सेल्सियस हो। व्हेन द वाटर टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जल का तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियस हो। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे अपनी मैक्सिमम डेंसिटी पे होता है। जब कोई चीज़ बहुत डेंस है, घनी है, तो वॉल्यूम कम एक्वायर करेगी और जैसे ही उसकी डेंसिटी कम होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और फैलेगी। उसकी कंपोनेंट जो है दूर दूर में होंगे। घनत्व, डेंसिटी से चीज़ों के पार्टिकल जो होते हैं, कोई भी सब्सटेंस का पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से वो कम से कम वॉल्यूम एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो पानी को अगर आप एक कैपिलरी ट्यूब में इमेजिन कर रहे हैं तो अगर ये बहुत टाइटली पैक्ड है, बहुत डेंस है, तो ये सबसे न्यूनतम में होगा। और जैसे ही अगर ये गर्मी के कारण, इसके टेम्परेचर में थोड़ी सी इंक्रीज़ के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ा, इसकी डेंसिटी कम हुई, तो ये राइज करेगा। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ टेम्परेचर, जब भी हमारा वाटर फ्रीज होता है, आपने पढ़ा होगा फ्रीज होने पे एक्सपैंड होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रोजन हो जाता है, तो वो एक्सपैंड करने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और मेनिस्कस जो है वो ऊपर थोड़ा आएगा। इसको मेनिस्कस कहते हैं, जहाँ पर पानी की लेयर ख़त्म या शुरू हो रही है। एयर और पानी की लेयर जहाँ मीट करती है ट्यूब के अंदर, उसको मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है, तो मेनिस्कस में मिनिमम किस सिचुएशन में होगा? तो आंसर है उसका कि 4 डिग्री पे। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 डिग्री वो टेम्परेचर है जहाँ पे पानी अपने मैक्सिमम डेंसिटी में होता है और मिनिमम वॉल्यूम में होता है। जैसे ही आप 4 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं, मतलब और गर्म करते हैं, तो गर्मी की वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं और उसकी डेंसिटी जो है घट जाती है। डेंसिटी घटने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो अगेन पानी का मेनिस्कस ऊपर रहेगा। तो बेस्ट लीस्ट जो आपको मिलेगा वो तब मिलेगा जब 4 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब जब वो फ्रीज होना शुरू हुआ है, अपने तरल स्टेट में ही है, लिक्विड स्टेट में ही है, लेकिन वो भी फ्रीज होना शुरू हुआ है, फ्रोजन हो जाएगा वो 0 डिग्री पे, और 0 से डिग्री -4 जाएगा तब तो और बढ़िया से उसके अंदर फ्रीजिंग हो जाएगी, तो वो अच्छे खासे एक्सपेंशन में पहुंच जाएगा। यू नो दैट वाटर एक्सपैंड्स अपॉन फ्रीजिंग, इसीलिए इन दोनों को एलिमिनेट करो क्योंकि बहुत ठंडा दिया हुआ है। अगर कोई 4 से ऊपर रहता, 10, 5, 15 रहता, तो उसमें भी मेनिस्कस में ऊपर ही आता। ठीक है, क्योंकि गर्मी की वजह से पार्टिकल्स अगेन लूज हो जाएंगे, तो थोड़ी सी डेंसिटी उनकी जो कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो मेनिस्कस ऊपर बढ़ जाएगा, पानी का लेयर थोड़ा सा ऊपर अपेयर हो सकता है। सही जवाब आपका मिल गया यहाँ पे, व्हेन द वाटर टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस, जबकि 4 डिग्री पे तापक्रम हो। ठीक है, अगला सवाल है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन वाटर? जल में कौन सा बंध पाया जाता है? ए मेटालिक बॉन्ड,
मेटालिक बंध, हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध, नॉन पोलर कोवलेंट, नॉन पोलर कोवलेंट बंध। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये पानी में मिलता है, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ऑल दो ये जो हाइड्रोजन H2O देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से जो बॉन्डिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, बट ये नॉन पोलर नहीं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो कट गया। वैसे ही आयोनिक बॉन्ड वहाँ होंगे जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, यहाँ पे शेयरिंग होती है। वाटर जो है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बेस्ड है। कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है, ये शेयरिंग की वजह से बन रही हैं, ठीक है। और ये बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह के क्या बोल सकते हैं, वीक बॉन्ड्स हैं, काफ़ी वीक बॉन्ड्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड से भी वीक बॉन्ड होते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड इंटरनल हो रहा है, ये आपका बॉन्डिंग हो रही है पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, और एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। तो इसका सही जवाब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। मेटालिक बॉन्ड जो है ये आपको लोहे वगैरह में जो मेटल्स हैं उनके अंदर मिलता है, ठीक है। इसको आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। आयोनिक बॉन्ड भी नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता कि पोलर है कोवलेंट, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर भी कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पानी के अंदर जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल का जो कनेक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। हाँ, ऑल्दो H2O जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, नॉन पोलर से नहीं। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चीज़ें और थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। और पता होना चाहिए कि क्योंकि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, आउटरमोस्ट शेल में जो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, वो 2 हाइड्रोजन एटम से शेयर हो रहे हैं, और इस शेयरिंग की वजह से कोवलेंट बॉन्ड में फॉर्मेशन हो रही है इंटरनली। और जबकि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हम 2 मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बंद होता है। आगे बढ़ते हैं। और आयोनिक वगैरह आपका नमक NaCl वगैरह में होता है। सिल्वर नाइट्रेट आपका जिसमें मेटल वगैरह है, या आयरन क्लोराइड, जिस तरह की आपको जिस भी ऐसा जो भी ऐसा बॉन्ड है जिसमें मेटल्स इन्वॉल्व हो, मेटालिक बॉन्ड हो गया। और जहाँ पे मेटल नहीं है और आयोनिक एक्सचेंज हो रहा है तो वो आयोनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। अगला सवाल, एनिमल्स ऑफ विच फाइलम हैव जॉइंटेड लेग्स। किस संघ के प्राणियों को संधियुक्त पाद होते हैं, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स। तो ये जो टर्म है ना आर्थ्रोपोडा, ये टर्म ही वहाँ से आया। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है फीट, मतलब जुड़े हुए पैरों वाले। तो ऑप्शंस आपने देखे, आर्थ्रोपोडा, नेमेटोड्स, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, सूत्रिक्रिम और एकाइनोडर्मेटा और मोलस्का। तो इसका सही जवाब है आर्थ्रोपोडा। इन्हीं के होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं ये लोग, इनके ही जॉइंटेड फीट होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं। मतलब पूरी बॉडी जो है इनका, पूरा एक्सोस्केलेटन जो है वो बहुत हार्ड होता है पूरे लेग्स के पार्ट का। लेकिन जहाँ पे जॉइंट्स हैं, मान लीजिए कि ये भी आपका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसके जो पैर होंगे ना, 1 सेकेंड, इसके पैर जो है यहाँ जॉइंट्स पे कोई भी एक्सोस्केलेटन की कोटिंग नहीं रहेगी, कोई हार्ड हिस्सा नहीं रहेगा, ताकि मूवमेंट अच्छे से हो जाए। तो आप इमेजिन करिए कि कोई सैनिक बुरे लोहे में वो अपने आप को कवर किए हुए हैं, वो वॉर के लिए जा रहे हैं। तो उनके जो एल्बोज होते हैं, जहाँ पे उनको मूव करना है, नीज होती हैं, वहाँ पे कोई भी आर्मर नहीं होता है, कोई भी प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता, क्योंकि उनको मूव करना है अपने जॉइंट्स को, तभी तो वो लड़ पाएंगे। सेम उसी तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ आर्थ्रोपोडा का, उनकी पूरी बॉडी कवर्ड होती है, लेकिन जॉइंट्स जो है सॉफ्ट छोड़े जाते हैं ताकि उन पर बेंडेबल हो, वो फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउ करे। तो फ्लाइज और कॉकरोचेस जो आप देखते हैं वो आर्थ्रोपोड्स हो गए। उसके अलावा आप थोड़े ये सारे के सारे जो देव फाइलस, इन फाइलस के आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेना कि नेमाटोड्स के अंदर क्या होता है कि टेपर्ड एंड होते हैं, बॉडी के सिलिंड्रिकल होती है इनकी बॉडी, ठीक है। ये सूत्रिक्रम की बात कर रही हूँ मैं। एकाइनोडर्मेटा में क्या होता है, इनकी स्पाइनी स्किन होती है, इसका आइडेंटिफिकेशन फीचर ही यही है। मोलस्क में क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू के बने होते हैं, लेकिन ऊपर कैल्केरियस शेल होता है ना। आपके पाइला हो गया, जितने भी हार्ड शेल वाली चीज़ें होंगी वो सारा इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ अ मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में अधिकतम कार्बन तत्व होता है। ऑप्शन है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस एंड पीट।
बेसिक क्वेश्चन, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, नया कुछ नहीं है। एंथ्रासाइट ए ग्रेड कोल है, बेस्ट कोल है, आप याद रखो। ए से एंथ्रासाइट, ए से मैक्सिमम कार्बन कंटेंट वाला कोल। कार्बन कंटेंट मैक्सिमम कैसे, मतलब वो ऐसा कोल जिसको जलाएंगे तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। मतलब कैलोरी क्या होती है, एनर्जी का यूनिट होता है। तो वो कोल जिसके जलने से बहुत एनर्जी बने, हाई कैलोरी एनर्जी मिले, वो हो गया बेस्ट कोल। इसके अंदर 80 से 90% कार्बन होता है। जितना ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट उतनी अच्छी बर्निंग, उतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, उतना बढ़िया वो कोल का क्वालिटी। और बिटुमिनस उसके बाद सेकंड हो गया। तो बेस्ट आपका ये 80% के आसपास, 80 से 90% वाला कार्बन। फिर बिटुमिनस में आपका 50 से 80% का रेंज ले लीजिए, लगभग ऐसा ही रहता है। आपको पता नहीं चाहिए कि बेस्ट कौन है और वर्स्ट कौन है। लिग्नाइट में थोड़ा उससे भी कम, 50% के अराउंड, उससे भी नीचे। और पीट में आपका 30 से 40% कार्बन कंटेंट होगा। तो सबसे पुअर कोल जो है वो पीट है। इंडिया के पास, हमारे पास जो अवेलेबल है वो बिटुमिनस कोल ज़्यादा है, इसलिए हमको फिर भी कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे पास ठीक ठाक कोल रिजर्व्स है, फिर भी हम इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास एंथ्रासाइट कोल की क्वांटिटी बहुत कम है, तो हम ये वाला इंपोर्ट करते हैं। ये वाला हमारे पास काफ़ी है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following type of, one second I'm repeating this, ribosomes are sites for, राइबोसोम निम्न में से किस क्रिया के स्थान है? ऑप्शन है ए फैट सिंथेसिस, वसा संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, रेस्पिरेशन श्वसन, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन संश्लेषण। तो राइबोसोम्स जो है वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। वन सेकेंड, प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम्स के अंदर होता है। और फैट सिंथेसिस मोस्टली अलग अलग पार्ट्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ठीक ठाक रोल रहता है इसमें, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस आप सबको पता है कि स्टोमेटा में होता है, सिर्फ प्लांट्स ही कर पाते हैं ये चीज़। रेस्पिरेशन और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे बात करो तो क्लियर। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स के ऊपर होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसमें राइबोसोम्स एसोसिएटेड होते हैं, मान लिया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इस पर राइबोसोम्स जिसमें अटैच्ड होंगे, उस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से। तो प्रोटीन संश्लेषण में काम करते हैं, मदद करते हैं राइबोसोम्स। आगे बढ़ते हैं। कैटल डिजीज ट्रांसफर टू मैन बाय, मनुष्य में कैटल डिजीज किसके द्वारा संक्रमित होती है? ए है फुट रॉट, रिंडरपेस्ट, डायरिया, एंथ्रैक्स। तो ये एंथ्रैक्स के ज़रिए होती है। फुट रॉट जो है ये, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अगर कैटल में फुट रॉट है तो वो ह्यूमन के अंदर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही रिंडरपेस्ट का। रिंडरपेस्ट एक कैटल की वायरल बीमारी है, ये बीमारी भी ह्यूमन तक ट्रांसफ़र नहीं होती है। लेकिन और डायरिया ऑलरेडी ह्यूमन के अंदर है ही, तो ये कैटल से ट्रांसफ़र एज सच नहीं है इसका कुछ, ठीक है। कैटल एक ह्यूमन बीमारी है। और ऑल्दो कैटल, सॉरी माफ़ करिएगा, डायरिया एक ह्यूमन बीमारी है। ऑल्दो कैटल के अंदर भी डायरिया उनके फॉर्म्स में होता है, इसमें वो वॉमिटिंग और बाकी मतलब चीज़ें एग्जिबिट करते हैं, बट ये खुद ह्यूमन के अंदर एक बीमारी है, कैटल से नहीं आई हुई है। एंथ्रैक्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसके डिस्कशन हो रहा है कि एक तरह का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन वो बैक्टीरिया जो है वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। और जो स्पोर्स होते हैं ना वो बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं, मतलब उनका फैलना, उनका संक्रमण बड़ा आसान है। तो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। वो बैक्टीरिया का कांटेक्ट में ह्यूमन से आना और फिर ह्यूमन को उससे इन्फेक्ट होना बड़ा आसान है। और उससे क्या होता है, कैटल के अंदर जो लिवर है उसका स्प्लीन जो है पूरा फूल जाएगा और मर जाता है। फेटल बीमारी है एनिमल्स के अंदर, उनकी बोन मैरो को अफेक्ट करती है, उनका पूरा का पूरा इम्यूनिटी खत्म हो जाता है एंड इट लीड्स टू डेथ ऑल्सो। ह्यूमन्स को कैसे आता है, मोस्टली अगर आपने ऐसा मीट खा लिया है जो इन्फेक्टेड है तो उससे हो सकता है, या फिर कैरकैस, अगर कोई जानवर मर चुका है एंथ्रैक्स की बीमारी से, उसका कैरकैस, उसका शव खुले में पड़ा है तो उससे वो पैस्चर्स में जाएगा और फिर आपके पास आ सकता है। अगर आपने कोई ऐसे स्पोर्स को इनहेल कर लिया है, मतलब बैसिलस एंथ्रासिस के अपने स्पोर्स को इनहेल कर लिया, तो उसके थ्रू भी आपको ये बीमारी फैल सकती है। तो कांटेक्ट ह्यूमन का होते ही एंथ्रैक्स फैल जाता है कैटल से, ठीक है। बाकी जो बीमारी है रिंडरपेस्ट, फुट रॉट, ये सब नहीं फैलता, ह्यूमन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगला सवाल है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड एज, मूल विन्यास से विन्यास में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन है इलास्टिसिटी, लोच, बी स्ट्रेस, तनाव, सी रिबाउंड, फिराव, डी स्ट्रेन, खिंचाव। तो ये जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है ना, ये आपका बोल रहा है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अपॉन, मतलब रेशियो है आपका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्ट्रेन का
फीचर है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज दिस स्ट्रेन। ऑल दो स्ट्रेन जो है, खिंचाव जो है, वो तनाव की वजह से होता है। मतलब ऐसा समझते हैं इसको कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, किसी भी चीज़ पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो पर यूनिट एरिया पे उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को स्ट्रेस कह सकते हैं। उसका यूनिट पास्कल होता है। अब फोर्स लगाने से उसका कुछ इंपैक्ट हो सकता है वो बॉडी अपना कन्फिगरेशन चेंज कर ले। मान लीजिए वो चीज़ दब जाए, मुड़ जाए, अगर ऐसा कुछ हो गया तो ये जो चेंज आया है इसको स्ट्रेन कहेंगे। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसको सिर्फ ऐसे नापते हैं कि उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या था और अब कितना हो गया है, चेंज कितना हो गया है, इसी को स्ट्रेन कहते हैं। ये तभी होगा जब स्ट्रेस पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो स्ट्रेस रिजल्ट्स इन स्ट्रेन। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि किस में हम रेशियो देखते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो है स्ट्रेन, माफ करिएगा, वो है स्ट्रेन। खिंचाव को ऐसे हम नापते हैं। इलास्टिसिटी तो हो गई एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप। मतलब आप उसको कितना भी उसके शेप को चेंज करने की कोशिश करिए, मान लीजिए मेटल को आप हैमर से मार मार के उसको बेंड करना चाह रहे हैं, पतली शीट में ढालना चाह रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना, क्योंकि वो अपने शेप को लूज़ नहीं कर रहा है। तो वो बहुत इलास्टिक मटेरियल है। ऐसा मटेरियल जो अपने शेप को बहुत मुश्किल से बदले, जो अपने शेप को रिटेन करने की क्षमता रखे, वो हाई इलास्टिक मटेरियल होता है। जिसको डीफॉर्म होने में बहुत मेहनत लगी, वो हाई इलास्टिक मटेरियल होता है। हालांकि रबर आप उसको खींचिए, वो उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, डीफॉर्म हो रहा है, उसकी लो इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो एबिलिटी टू रेजिस्ट द डीफॉर्मेशन, ये सब मेटल के अंदर होता है। बहुत अच्छे इलास्टिक होते हैं, मतलब दे आर वेरी इलास्टिक मेटल्स, आर गुड इलास्टिक कंपाउंड्स, गुड इलास्टिक मटेरियल्स। स्ट्रेस और स्ट्रेन बता दिया मैंने। रीबाउंड ऑफ कोर्स ये हो गया आपका बाउंस बैक करने की क्षमता। एयर के थ्रू कोई भी चीज़ किसी हार्ड सरफेस से हिट करके वापस आ जाए, और जब वापस आ रही है तो इसमें चेंज इन डायरेक्शन प्रोमिनेंट होना चाहिए। जब तक चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, फिराव या रिबाउंड नहीं होगा। बस हवा में किस चीज़ का बाउंस बैक करके वापस आना इज रिबाउंड। ठीक है, एंड दैट मस्ट इन्वॉल्व अ चेंज इन डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि व्हेन सल्फर इज हीटेड विथ रबर द प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज। जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया में सामान्यतः क्या कहते, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए है वल्कनाइजेशन, बी सल्फोनेशन, डी हाइड्रो डीसल्फराइजेशन एंड देन गैल्वेनाइजेशन। तो ये वल्कनाइजेशन है। रबर को मजबूत करने के लिए वल्कनाइजेशन करते हैं, मतलब सल्फर के साथ रबर को हीट करेंगे तो मजबूत बनेगा, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, इलास्टिसिटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो वह जब नेचुरल रबर होता है उसको हार्ड रबर बनाया जाता है। इबोनाइट जो है ये बहुत हार्ड रबर है, PyQB है कि इबोनाइट क्या है, ये हार्ड रबर है जिसको सिंथेटिकली ऐसा बनाया जाता है। सल्फर के साथ इसको हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं, जिससे नेचुरल रबर जो है हार्ड रबर में तब्दील हो जाती है। गैल्वेनाइजेशन जो यहाँ पे मेंशन है, ये प्रोसेस क्या है? वन सेकेंड। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस है आपको पता होगा, मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए उसको कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग, यूजुअली आयरन वगैरह को रस्टिंग से बचाने के लिए करते हैं हम लोग। तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हाइड्रो डिसल्फराइजेशन जो होता है, ये रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी वगैरह में ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। इससे फ्यूल के स्टैंडर्ड्स बढ़ते हैं, मतलब फ्यूल को प्योरीफाई करने के लिए, रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छी क्वालिटी का फ्यूल बनाने के लिए आप हाइड्रो डिसल्फराइजेशन करते हो। इसमें भी आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब डीसल्फराइज किया जा रहा है पेट्रोलियम को। जितना सल्फर कंटेंट निकल जाएगा पेट्रोलियम से, उतना अच्छी क्वालिटी का पेट्रोलियम आपने प्रोड्यूस किया है, उतनी अच्छी क्वालिटी का ईंधन आप बना रहे हैं। सल्फोनेशन जो है ये डिटर्जेंट और उससे रिलेटेड है, आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में सल्फोनेशन इन्वॉल्व होती है। आगे बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पे जवाब देख लिया कि वल्कनाइजेशन की वजह से रबर जो है हार्ड होती है, सल्फर और हीट को सब्जेक्ट किया जाता है रबर के ऊपर। अगला सवाल है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करने वाला उपकरण कौन है? तो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आपको डिटेक्शन करना है। ऑप्शन है अल्टीमीटर, ट्यूब टेस्ट, फेथोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इसका सही जवाब है। इसके अलावा जो अल्टीमीटर या अल्टीट्यूड यानी कि हाइट को नापने के काम आता है। फेथोमीटर जो है डेप्थ को, आप समंदर की गहराई वगैरह जैसी चीज़ों को, मतलब दोनों डिस्टेंस नापने के काम आ रहे हैं। अल्टीमीटर ऊंचाई, फेथोमीटर गहराई, ठीक है, ये नापने के काम आ रहा है। ट्यूब टेस्टर जो है ये वैक्यूम ट्यूब्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स मोस्टली यूज़ होती हैं उसमें जैसे टीवी में, रेडियो में, इन सब चीज़ों में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है। अब तो खैर इसका यूटिलिटी कम ही है, बट हाँ आपको इक्विपमेंट्स का पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर जो है इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। किसी भी सर्किट के अंदर
करंट को नापना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी चीज़ों के भी इस्तेमाल हमने देख लिए हैं। अगला सवाल है कि अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ और आर करेक्ट। नंबर 1, प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू फूड स्टोर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट से एनर्जी बनाते हैं और सनलाइट की एनर्जी से फूड बनाते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट्स हैव क्लोरोफिल एंड प्लांट्स डू नॉट हैव सेल वॉल्स, और यहाँ पे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। दूसरा हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा कथन है कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ये बहुत बेसिक सा है, हम सबको पता है कि एनिमल और प्लांट सेल का बेसिक डिफरेंस यही है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होते हैं तभी तो उनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो थर्ड को आप काटिए, जैसे आप थर्ड को काट रहे हैं यू गेट 1 and 1 in 2, तो यू नो कि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल भी होता है, तो सेकंड भी ऑप्शन सही है। तो जहाँ सेकंड है और जहाँ फर्स्ट है तो आपका हो गया। और ये आपको यहाँ पे पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बताया फर्स्ट स्टेटमेंट में कि पौधे जो है वो सनलाइट से फूड बना रहे हैं। वेरी बेसिक, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, है ना। एक चीज़ और कि जो स्टोर कर रहे हैं, जो फूड आप प्लांट्स का देखते हैं, उन्होंने फूड बनाया कार्बोहाइड्रेट, तो जो स्टोर करते हैं, स्टोरेज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होगा। प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में खाने को स्टोर करते हैं, लेकिन जब वो ट्रांसपोर्ट की बात आती है, फ्लोएम टिश्यू से जब खाना ट्रांसपोर्ट होता है तो वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता दूं मैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स टेक्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, क्योंकि ये आसान होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना। अगला सवाल है, एन एमीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद सर्किट। एमीटर परिपथ के साथ रिक्त स्थान में जुड़ा होता है। ए है पैरेलल मतलब समानांतर, बोथ पैरेलल सीरीज समानांतर एवं श्रृंखला दोनों, सी सीरीज मतलब श्रृंखला, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो एमीटर, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, तो अगर आप सर्किट इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे स्विच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बल्ब है, लाइट है, तो अगर आप सर्किट इमेजिन कर रहे हैं, आप इसमें फ्लो नापना है, तो यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सर्किट, आपको इसमें सीरीज में लगना होगा। अगर आप पैरेलल लग जाओगे ना, तो आप इसके और इसके बीच के डिफरेंस को देख सकते हो, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है नहीं कर सकते हो, नाप नहीं सकते। तो एमीटर जो है इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। पैरेलल में, श्रृंखला में इसको लगाते हैं, माफ़ करिएगा, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, श्रृंखला में, पैरेलल में जो है वो वोल्ट मीटर लगता है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापने के काम आता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये पता करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं, माफ़ करिएगा, वो मोस्टली पैरेलल में लगता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि वोल्ट मीटर पैरेलल, एमीटर सीरीज, ठीक है, दैट्स इट। गैल्वेनोमीटर भी, क्योंकि वो करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट है कि नहीं है सर्किट में, तो वो सारे के सारे यंत्र जिसका करंट के डिटेक्शन में करंट की क्वांटिटी, कितना करंट फ्लो कर रहा है या है कि नहीं है, यानी जो गैल्वेनोमीटर करता है, एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही सीरीज में लगते हैं, वोल्ट मीटर जो है पैरेलल में लगता है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है श्रृंखला यानी कि सीरीज। अगला प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गे, इसमें से कौन ग्रीन एल्गे का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, सरगैसम, फ्यूकस, लेमिनेरिया। तो क्लेमाइडोमोनास के अलावा ये सारे के सारे ना ब्राउन एल्गी हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्योंकि इसके अंदर खुद का क्लोरोफिल होता है, तो ये अपना फूड खुद से बनाता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। मोस्टली हमें फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों में मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिकली इट इज़ फाउंड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाटर, इट इज़ फाउंड इन बोथ सी वाटर एंड फ्रेश वाटर। बाकी जो सरगैसम है, फ्यूकस, लेमिनेरिया, ब्राउन एल्गीज हैं, ठीक है। फ्यूकस आपको सॉल्ट मार्शेस में मिलता है, ब्रैक वाटर में मिलता है। सरगैसम सी जो है आपने सुना होगा, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, आपके यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्ट तरफ पड़ता है ये। तो जो सरगैसो सी का नाम जो है सरगैसम ग्रास के ऊपर ही है, ये एक तरह की वीड होती है, सॉरी माफ़ करिएगा, इस एल्गी के ऊपर है, ग्रास नहीं, सरगैसम एल्गी के ऊपर ही नाम दिया गया है। बहुत बड़ी मात्रा में एल्गी प्रेजेंट है नॉर्थ अटलांटिक सी के अंदर, इसलिए उस सी का नाम ही सरगैसो सी है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर एक स्पेसिफिक सी है। एक्सक्यूज मी फॉर दिस लिटिल फंबलिंग दैट आई एम हैपनिंग विद द गोइंग थ्रू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये तीनों के तीनों ब्राउन एल्गी हैं, क्लेमाइडोमोनास जो है वो ग्रीन एल्गी है। सरगैसम एक सीवीड भी है, इसका बड़ा अच्छा फूड रोल है मराइन ऑर्गेनिज्म के लिए।
बहुत अच्छा फूड सोर्स है मरीन ऑर्गेनिजम्स को फ्लरिश करने के लिए, ठीक है। लैमिनेरिया जो है ये एक ब्राउन एल्गी है, इसका लैक्सेटिव्स में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काफ़ी इस्तेमाल है, इसमें एल्गिन की क्वांटिटी बहुत सारी होती है। तो ये हमने देख लिया, लैमिनेरिया देख लिया, फ्यूकस देख लिया, ठीक है, और सरगैसम भी देख लिया कि तीनों के तीनों ब्राउन एल्गी हैं। सिर्फ क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक ब्लू ग्रीन, ये माफ़ करिए ग्रीन एल्गी है, ठीक है। खुद का इसके अंदर क्लोरोफिल है, इसलिए फूड ये खुद का खुद से बनाता है। और इस तरह से हम वीडियो के अंत पर आ चुके हैं। इस वीडियो में इतने ही सवाल हैं, टोटल 32 क्वेश्चंस। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी वीडियोज़ इस तरह की देखने के लिए। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपना आंसर आप माफ़ करिएगा अपने टोटल मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि आपने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए इन 32 क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। आप ये कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने नहीं किए, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके मार्क्स को देख करके। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। आपको कोई सुझाव हो, कोई रिक्वेस्ट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।